नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल लामदे आज फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एसएससी CHSL 2021-22 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था सेट 1 21 मई 2022 को जो शिफ्ट 1 कंडक्ट हुई थी। आज हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे और सभी क्वेश्चंस का इसमें सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। ठीक है, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन कवर करने की। कैलकुलेशन अपनी फास्ट रहेगी और मेथड आपकी एग्जाम ओरिएंटेड आपको अप्रोच बताई जाएगी। इस वीडियो की खास बात आपको क्या मिलेगा ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, आप पीडीएफ लेना चाहते हो उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन होके ये पीडीएफ ले सकते हो जिसमें सॉल्यूशन लिखा होगा। ठीक है, आप आराम से स्क्रॉल करके रिवीजन भी कर सकते हो। ये हमारी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू, कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स आता हो उस हर एग्जाम के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शानदार तरीके साबित होंगे। ठीक है, क्योंकि सीएचएसएल शानदार लेवल के क्वेश्चन पूछती है, तो अगर आप कोई भी स्टेट एग्जाम भी दे रहे हैं तो आपके लिए फिर भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ये भी हमने वीडियो डाल रखी है, फ्री वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, और ये कंप्लीट परसेंटेज करवा रखा है मैंने यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल कंप्लीट परसेंटेज आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। और सीजीएल की जैसे सीएचएसएल की वीडियो इसी टाइप से अगर सीजीएल के प्रीवियस ईयर देखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगी शानदार तरीके से देखने के लिए। ठीक है, आप देखिए बिना टाइम गवाती हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। याद रखना कि कैलकुलेशन फास्ट होगी और कम समय में कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने की। ठीक है, समझाएंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड मेथड पर बात चलेगी। ठीक ठीक है, अब आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो 42 से मैं भाग दे रहा हूं तो 42 एक प्राइम नंबर नहीं है। पहले तो आपको 42 को प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा, प्राइम नंबर। ठीक है, अब आप बताइए जो 42 है किस किस से मिलके बना होता है? 42 किस किस से मिलके होता है? मैंने कहा सर 42 मिलके बना होता है 6 7। किससे मिलकर बना होता है? 6 7 42, 2 और 3 और 7, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मैंने कहा अगर इन तीनों का भाग चला जाता है इन जिस नंबर में, वो हमारा आंसर होगा। देखिए 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट में 2 इवन नंबर होने चाहिए, तो सारे इवन है, मतलब कि 2 से सारे डिविजिबल है। अब हम चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। अब बताइए 3 की डिविजिबिलिटी मतलब कि कोई नंबर, कोई संख्या 3 से कब विभाज्य? 3 से वो संख्या तब विभाज्य होगी जब उसकी संख्याओं के योग में 3 का भाग चला जाए। अब आप देखिए 2 5 7 और 2 9 में चला जाता, 3 और 2 5, इसमें नहीं जाएगा 3 का भाग। 2 और 5 7 2 9 4 और 2 4, इसमें जा सकता है। 2 और 5 और 7 2 9 4 और 4, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 2 5 7 2 9 2 1 3, इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 संख्या बची हुई है जिनमें 3 का भाग चला जाता है। अब मैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको 7 से काट लें। देखिए 7 × 1 = 7, 4 बचा, 7 × 42, 12 7 से नहीं कटता, मतलब ये वाली संख्या 7 से नहीं कटती, तो केवल ये वाला मेरा आंसर पॉसिबल है जो 42 से डिविजिबल है। 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, तो इस टाइप से मेरा आंसर भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, इसमें कुछ नहीं करना, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। देखिए कोशिश कीजिए एक बार करने की। सबसे पहले तो आप जानते हो बोर्ड मास, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा इसमें? छोटा वाला ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट में भी एक स्पेशल केस दे रखा है, जो बार लगा हुआ उसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। किसे? बार को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, -9 -3 कितना होगा? -12। 15 में से माइनस का 12 गया तो 3 बचा, 20 में से 3 गया तो 17 बचा, 10 में से 17 गया तो -7 बचा, 8 और 9 17। एक सेकेंड, एक गलती हो गई शायद इसमें। 9 में से 3 गए 6, 15 में से 6 गया तो 9 11 -1 10। हाँ, इसका आंसर 10 आएगा। देखिए 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचा। अगर 9 को मैं 20 में से घटाऊंगा तो 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11। अगर मैं 10 को 11 में से घटाऊंगा कितना बचेगा? -1। अगर 9 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा।
ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको बार वाली संख्या को सॉल्व करना पड़ता है। क्या? बार वाली संख्या को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कितनी है? 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। मतलब कि देखिए, अगर स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं तो उसमें से 70% लड़कियां, 70 लड़कियां हैं, 70 लड़कियों का भी 70% लड़कियां सॉकर पसंद करती हैं। और इसने एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 98 लड़कियां सॉकर पसंद करती है। मतलब कि 70 का 70% 98 दे रखा है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। देखिए, सबसे पहले सिंपल तरीका आपको बताता हूं करने का। देखना क्वेश्चन को, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया मन में कि जो विद्यार्थी थे टोटल वो x विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? कोई एक अननोन नंबर x को मैं मान लेता हूं। ठीक है, मैंने कहा इतने तो विद्यार्थी थे। ठीक है, इतने टोटल विद्यार्थी थे। मैंने कहा लड़कियां कितनी थी? लड़कियों के लिए 70% लड़कियां थी। 70% का मतलब होता है 7/10। कितना होता है? 60/10, 7/10। ये आ गई टोटल लड़कियां कितनी थी। ठीक है, अब इन लड़कियों में से 70% लड़कियां ऐसी हैं जो सॉकर पसंद करती हैं। क्या पसंद करती हैं? सॉकर। इसका भी 70% निकालना है आपको। 70 के लिए 7/10 का गुणा कर दीजिए, तो मुझे पता चल गया कि 70% लड़कियां मेरी, लड़कियों का 70% सॉकर पसंद करती हैं। और इसकी वैल्यू मुझे 98 दे रखी है। ठीक है, देखिए 7/7 49 होता है, 7/7 49 होता है। 49 का भाग 98 में दोगे तो अब 2 आएगा। कितना आएगा? 2। और 2 में 10 गुणा 10 करोगे तो x का मान मेरे पास 200 आ जाएगा। मतलब कि उस स्कूल में जो भी कक्षा थी उसमें टोटल विद्यार्थी 200 थे। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाँ, ये परसेंटेज का एक फेमस पैटर्न मानना आप इसे। ठीक है, एक फेमस पैटर्न मानना इसे। क्या कह रहा है? देखिए, एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। देखिए, अगर मैं किसी को 2 से गुणा करूंगा तो मेरा मान अलग आएगा। अगर मैं 2 की जगह उस संख्या को किसी और से गुणा कर दूंगा तो मेरा मान कुछ और आएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि 5/3 का गुणा कर दिया, रेशो 3/5 में गलती निकालना। गलती कितनी? देखिए 5/3 का बजाय, मतलब कि करना किसका था? 5/3 का। कर किसका दिया? मैंने कहा सर 3/5 का। मतलब सही ये है और गलत ये है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। 55 25 3 3 9, 25 और 9। ठीक है, अब आप देखिए। ठीक है, देखिए अगर मैं 5/3 से गुणा करता तो आंसर 25 आता, लेकिन मेरा आंसर 9 आया है। मेरा आंसर कितना आया है? ठीक है, 9 आया। देखिए, आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन मेरा आंसर आया है 9। त्रुटि कितने की है? मैंने कहा सर 16 की त्रुटि। कितने की? 16 की त्रुटि है। देखिए 16 की त्रुटि है, जबकि 16 की गलती है। मतलब गलती कितनी है? 16 की। कितने पर? 25 पर। 25 सही था, 25 पर 16 की गलती है, तो गुणा 100 कर दीजिए। 25 चौक 100 और 4 गुणा 16 64%। ये मेरा आंसर आ जाता करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, क्या कह रहा है? देखिए, एक आदमी ने 24,500 रुपए में एक सेल फोन खरीदा, उसे बिक्री मूल्य पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब देखिए इसने एक चाल फेरी कर दी। क्या कर दी? उसने बोला कि बिक्री मूल्य पर 12.5% के लाभ पर बेचती है। देखिए जनरली लाभ किस पर कैलकुलेट किया जाता है? लाभ हमेशा देखा जाता है क्रय मूल्य पर। किस पर? क्रय मूल्य पर, सीपी पर, जो हम खरीदते हैं उस पर देखा जाता है। लेकिन इसने एक चाल फेरी कर दी और इसने बोला है क्या कि जो लाभ है अब की बार वो विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया गया। तो देखिए तरीका देखना। ठीक है, मैंने कहा 2 चीजें सर, लाभ हानि निकालने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है मेरे पास। एक सीपी कितने में खरीदा, एक एसपी कितने में बेचा। 2 चीजें जरूरी होती है। मैंने कहा ठीक है, 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं। अगर आप इन्हें सीखना चाहते हो तो आप परसेंटेज की कंप्लीट क्लास जरूर देख लेना। 2 तरह से पढ़ा रखी है, एक प्लेलिस्ट वाइज और एक कंप्लीट में रिवीजन करा रखा है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, चाहो तो चैनल पर जाके भी ढूंढ सकते हो। देखिए 8 क्या है? मैंने कहा सर 8 सेलिंग प्राइस है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है बिक्री मूल्य पर, सेलिंग प्राइस आ। देखिए कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया गया, मतलब कि सेलिंग प्राइस 8 रही होगी। ठीक है, देखिए
प्रॉफिट क्या होता है? मैंने कहा सर प्रॉफिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। प्रॉफिट क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। प्रॉफिट कितना बता रहा है वो? प्रॉफिट कितना बता रहा है? 1 1 बता रहा है। देखिए अगर 8 में बेचा तो खरीदा कितना होगा? 1 कम में खरीदा होगा, 7 में बिल्कुल खरीदा होगा। 7 में खरीदा होगा तभी तो 8 में बेचा होगा, तभी तो 1/8 का लाभ हुआ। 1/8 मतलब 12.5% का। ठीक है, मैंने कहा सेल फोन का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए इतने में सेल फोन खरीदा मतलब सीपी 24,500 है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग 7 का मान 24,500 है। 7 का मान 24,500 है, 24,500। ठीक है, और मुझसे क्या बोला गया है कि सर सेलिंग प्राइस बताइए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 8, 7 से काट दीजिए आप इसे। 7 तिया 21, 7 पंजा 35, 3500 आ गया। इसमें गुणा कीजिए, 3 जीरो एंड में आएंगे। मैं गुणा कर देता हूँ, 2 जीरो 8 45 जीरो 80 की 4, 8 तिया 24 और 4 28, 28,000 मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन की बस इसमें लैंग्वेज बड़ी है, इतना बड़ा दे रखा है कि आदमी का एक बार क्वेश्चन देख ले तो खत्म, मतलब मन ही ना करे क्वेश्चन पढ़ने का। ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल लैंग्वेज बढ़ा के डर बिठाया गया मन में। देखिए एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। प्रत्येक वस्तु कितने की थी? 300 रुपये की थी। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल, स्टॉक क्लियरेंस का मतलब होता है कि उसके पास जो भी स्टॉक डला है वो उसे जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है, कि पेशकश कर रहा था। ठीक है, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में जा रही। इस बात को समझना, 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दी जा रही। ठीक है, इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक की खरीद करने पर अगर कोई व्यक्ति 10,000 से ज़्यादा का सामान खरीदेगा तो उसके लिए भी एक ऑफर निकाल दिया। क्या? व्यक्ति को 3 खरीदे एक मुफ्त योजना की देय राशि पर। देखिए ये तो मिलेगा, 3 खरीदे एक मुफ्त वाली योजना पर 10% का एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। ठीक है, 3 पर 1 फ्री तो दे ही रहा है, 10% एक्स्ट्रा और छूट दे देगा अगर आप 10,000 से ज़्यादा का सामान उससे खरीद लेते हो तो, क्योंकि उसे अपना स्टॉक क्लियर करना है। ठीक, अब पढ़िए आगे। रमेश ने खरीदारी की जिससे यह देय राशि 18,000 रुपये थी। इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट मिली? ठीक है, 18,000 का उसने टोटल सामान खरीदा था। कितना? 18,000। देखिए अब आप देखिए कितने का सामान खरीदा उसने? 18,000 का। देखिए उसने 10,000 का खरीदा और 10,000 से ज़्यादा का खरीदा, मतलब देखिए सामान खरीदा तो 3 पर 1 फ्री वाला लाभ वैसे ही मिल गया। 10,000 से ज़्यादा खरीदा है तो 10% की छूट भी मिल गई, मतलब कि उसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों लाभों का लाभ ले लिया, दोनों छूटें उसने प्राप्त कर ली। ठीक है, अब देखिए क्या प्राप्त कर ली। देखिए पहले तो ये वाली छूट कितनी है ये पता करना है आपको। देखिए मैंने कहा सर मुफ्त मुझे कितना मिला? मैंने कहा मुझे एक चीज़ मुफ्त मिली है। कितनी मिली है? एक चीज़ मुफ्त मिली है। कितनी चीज़ों पर? मैंने कितनी खरीदी? देखिए मैं दुकानदार हूँ, मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, मैं कितनी चीज़ें खरीद कर लाऊंगा? मैं कितनी चीज़ें खरीद के लाऊंगा? मैं 4 चीज़ें खरीद कर लाऊंगा। कितनी चीज़ें खरीद के लाऊंगा? 4 चीज़ें खरीद के लाऊंगा। और आपको बस ये बोल लूँगा कि 3 लीजिए 1 फ्री दूंगा। समझना इस बात का मतलब, जो एक मैं आपको दे रहा हूँ मेरी तरफ से वो मेरी छूट है आपके लिए, मेरी छूट है आपके लिए, और मेरी इनडायरेक्टली वो हानि है। तो एक मैं आपको छूट दे रहा हूँ एक, जबकि मैंने कितनी खरीदी होंगी? मैंने क्रय कितनी की होंगी? सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? मैंने 4 चीज़ें खरीदी होंगी। कितनी? 4, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%, मतलब कि उसने जो 3 खरीदने पर 1 मुफ्त दे रहा है उसका मतलब ये है कि उसने 25% की छूट दे दी, और उस बेचारे व्यक्ति को 10% की छूट और मिल गई। क्यों मिल गई छूट 10% की और? क्योंकि उसने 10,000 से ज़्यादा का सामान खरीदा था। देखिए पहला डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट को कंबाइन करने का फॉर्मूला आप जानते हो अच्छे से, क्या होता है? x प्लस बाय माइनस एक्स बाय अपॉन में 100। वैल्यूज में रख दीजिए, 25 और 10 35 माइनस दोनों का गुणा 250, 250 में 100 का भाग दोगे तो 2.5, 35 में से 2.5 घटाओगे तो कितना आएगा? 32.75%। कितना आएगा? 32.5%। तो मेरा आंसर हो जाता है ये वाला, ये 32.5%। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। एक दुकानदार था, उसको अपना स्टॉक क्लियरेंस करना था। जैसे आप कभी भी मेले में जाइए, एंड में पूरी सेल कर चुके होते हैं, जब मेला खत्म हो जाए उसके बाद जाइए, उनके पास स्टॉक रखा रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर देंगे कि सर आप लीजिए 3 पर 1 फ्री दूंगा, 3 पर 1 फ्री, मतलब 25% का आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, कह रहा अगर 10,000 से ज़्यादा खरीद लोगे या 10,000 से ज़्यादा खरीद लोगे आप तो 10% का और दे दूंगा। ठीक है, 25% का डिस्काउंट भी दे दिया, 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, मतलब 25 और 10 35 में से ढाई गया तो 32.5% का डिस्काउंट उसने अपन को दे दिया। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कहना है। देखिए ये भी सेम कॉन्सेप्ट है क्या, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदें और 2 मुफ्त पाएं। क्या 3 खरीदें और 2 मुफ्त पाएं, छूट परसेंट याद कीजिए। मैंने कहा सर कि मुफ्त कितनी मिली मुझे, डायरेक्ट समझना क्या। चलो एक बार कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ आपको, सीपी और एसपी सिखा देता हूँ, सीपी एसपी। ठीक है, उसने बेची कितनी, बेचने का मतलब होता है कि उसे कितनी वस्तुओं का पैसा मिला। मैंने कहा सर उसने 3 खरीदी हैं, सॉरी क्या, 1 फुट का कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए। ठीक है, अब देखिए उसने कितनी सेल की होंगी, 3 खरीदे मतलब 3 उसने बेची होंगी, कितनी बेची होंगी उसने 3। ठीक है, और 2 उसने फ्री दे दी, मतलब कि 2 जो फ्री दे रहा है उसका वो पैसा नहीं ले रहा, लेकिन वो खुद 3 और 2 5 खरीद के लाया होगा, 5 3। देखिए कितने का घाटा हुआ, 5 था, 3 में बेचती, बेचारे को 2 का घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ, 2 का घाटा हुआ। कितने पर, 5 पर। 2/5 का मतलब क्या होता है, गुणा 100 कर लीजिए, 40% आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ये कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। 3 खरीदे पर 2 मुफ्त पाए, CHSL का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं। 8,925 रुपए का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया गया। अर्धवार्षिक आदि चुकाया गया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या, कि 8% 1 साल के लिए लिया जाता है तो 6 मंथ, और 6 मंथ के लिए क्या बनेगा, मैंने कहा सर 6 मंथ के लिए 4% रेट हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना। ठीक है, मैंने कहा मुझे पहली किस्त देना है, पहली साल में किस्त दूंगा मैं, फर्स्ट ईयर में किस्त क्या दूंगा मैं। देखिए 4% का मतलब क्या होता है, 25, 1/25 कितना होता है, 1/25 होता है। कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25, मतलब कि 25 से 26, मतलब 25 रुपए लिए होंगे तो एक किस्त 26 की किस्त देना होगी। ठीक है, एक ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे साल की कहानी क्या होगी, देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट किस्त होती तो 25 दूनी 50, 26 दूनी 52 हो जाता। लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है कि अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही, किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर हो रहा है। एक बैक टू हाफ ईयरली इंस्टॉल, कंपाउंड हाफ ईयरली, कंपाउंड हो रहा है, मतलब कि अर्धवार्षिक नहीं। अब की बार क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज से। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 साल का कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करके, किसका, इसका स्क्वायर करके, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 रुपये। देखिए अगर उसने 625 उधार लिए होंगे तो उसे 676 की किस्त देना पड़ेगी, सीधी बात ये है, 2 सालों में। ठीक है, अब आपकी समझ में ये आ गया। अब देखिए लेकिन मुझे किस्तें बराबर करना। देखिए यहाँ किस्त कितने की है, मैंने कहा यहाँ पर किस्त है कितने की, 676 की, यहाँ किस्त है 26 की। देखिए फर्स्ट ईयर की कहानी बताता हूं पहले। 25 रुपए दिए, 25 रुपए उधार लिए, 26 रुपए चुकाना पड़ा। दूसरे साल में 625 लिए और 676 चुकाना पड़ा। अब देखिए उसने बोला है कि सेकंड किस्त सेम होना चाहिए, वो किस्त है वो सेम होना चाहिए। देखिए किस्त 26 है, यहाँ 676, तो ऐसा करते हैं कि इसे भी 676 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 26 का गुणा कर लीजिए, 26 गुणा 26 676, 26 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, 650, कितना हो जाएगा 650, कितना हो जाएगा 25 650 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 650, और ये कितना हो जाएगा 676, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 676। अब मेरे पास पूरी कहानी क्लियर हो गई क्या, कि 676 की मैं किस्त दूंगा, इतना लिया होगा तो, और इतना लिया होगा तो 676 किस्त दूंगा, 676 की मैं किस्त दूंगा। देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन, कितना आएगा 5 5 और 2 7, 6 और 6 1275, और किस्त कितने की होगी। देखिए मैं इन्हें जोड़ नहीं रहा क्योंकि ये तो मेरा प्रिंसिपल है कि मैंने उधार कितना लिया, ये मेरी किस्त है, ये कितनी किस्त है 676 की किस्त लिख दी मैंने ये। अब देखिए आप, उसने बोला कि इतने का ऋण है, 2 किस्तों में चुकाना। मैंने कहा अगर मैं इतने का ऋण लूं तो मैं इस किस्त से चुका सकता हूं। ठीक है, मैंने कहा कि ऋण कितने का है 1275 का, मतलब कि उसने मुझे 1275 की वैल्यू, 1275 की वैल्यू कितनी दे रखी 8,925,
और मुझसे पूछा है उसने किसकी वैल्यू, 676 की वैल्यू पूछी है, 676 की। देखिए 1275, देखिए ये डायरेक्ट कट जाएगा, 12 7 84, 7 बार में, 5 7 35, एक में 55, 7 5 35, 5 हासिल की 3, 7 7 49, तो हाँ 25, ठीक है कि 7 बार में कटेगा। अब 7 गुणा 676 करना है, 7 चंग 42 यूनिट डिजिट 2, 7 चंग 42 2 हासिल की 4, 7 7 49, 9 4 13, 3 हासिल की 5, 6 7 42 42 5 47, मतलब कि मुझे 47 4732 की प्रत्येक किस्त देना पड़ेगी, तब जाके मैं 2 समान किस्तों में 8% अर्धवार्षिक में 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक जब भी ब्याज लगेगा तो मैं 8,925 रुपये चुका दूंगा, ठीक है। मुझसे किस्त पूछी गई, मैंने किस्त उसे बता दी, ठीक है। ये किस्त वाला क्वेश्चन था, याद रखना, आता रहता है, ठीक है। अब देखिए 15 और 24 का तृतीय अनुपात बताइए। देखिए इसमें की एक शानदार ट्रिक मैं आपको तरीका बताता हूँ करने का। क्वेश्चन रिपीटेड और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखिए 15 का जो संबंध 24 से है, ठीक है, वो संबंध 24 का एक्स से है। एक्स का मान बताना मुझे, एक्स उधर जाएगा तो 24 गुणा 24 बटा में 15, ये आ गया। अब इसे काटा पीटे कर लीजिए, मैंने कहा 3 से काट देता हूं उसे, 3 8 24, 3 5 15, 8 का गुणा इसमें कर दीजिए, 8 चौक 32, 2 हासिल की 3 आया, 8 दूनी 16 और 3 19 आया, 192 बटे में 5, 5 का भाग 192 में आपको देना है, 5 का भाग दिया मैंने, 5 दिया 15, 55 40 और 2 बटा 5, 38 सही, 2 बटे 5 मेरा तृतीय अनुपात आ जाता है किसका, 15 और 24 का तृतीय अनुपात 38 सही 2 बटे 5 मेरा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाला एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष वाला आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। देखिए मुझे ज्ञात करना है सबसे पहले कि सर चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ पहले मैं ये देखता हूं। मैंने कहा चेंज देखते हैं सबसे पहले। मैंने कहा कि 56 वाला आया, 56 वाला आया, कितने वाला, 56 वाला आया, और 32 वाला चला गया, तो ये कितना है, इनका चेंज कितना है, ये चेंज कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 24 का चेंज हुआ, कितने का, 24 का, प्लस 24 का चेंज हुआ, ये प्लस 24 का चेंज हुआ। इस 24 बढ़ने से मुझे क्या हुआ, मैंने कहा सर 24 बढ़ा, 24 ज्यादा एज मेरे पास आई, 24 ज्यादा वैल्यू आ गई मेरे पास, और ये इस 24 ने 4 की वृद्धि कर दी, 4 की वृद्धि की, 4 चंग 24, मतलब कि लोग कितने रहे होंगे, 6 लोग रहे होंगे, तब जाके 6 लोगों पर 4 4 4 की वृद्धि हुई होगी, 6 चौक 24, तब मेरा आंसर आएगा 6, ठीक है। तो समूह में सदस्यों की संख्या 6 थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाँ ठीक है, ये भी शायद औसत का ही क्वेश्चन है, ठीक। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे आप पढ़िए थोड़ा आराम से, कोशिश कीजिए खुद से करने की। देखिए एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई, कितने, 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई, लड़कियों की संख्या नहीं बताई गई इसमें। लड़कों का औसत स्कोर 26 था, कितना, औसत का, लड़कों का औसत स्कोर 26 था, लड़कियों का 36 था। जब संयुक्त स्कोर 30 था तो परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई, ठीक है, ये मुझे बताना है, ठीक है। ये सीधा साधा कॉन्सेप्ट अपना किसका, एलिगेशन का। इसमें क्या लगेगा, एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगेगा, आशा करूंगा कि आपको आता होगा। देखिए मैंने लिखा बॉयज और गर्ल्स, बॉयज का एवरेज कितना था, 26, गर्ल्स का एवरेज कितना था, मैंने कहा गर्ल्स का एवरेज कितना, लड़कों का 26 और लड़कियों का 36, ठीक है। दोनों का कंबाइंड एवरेज कितना था, 30 था। 36 में से 30 गया तो 6 बचेगा, 26 और 30 का डिफरेंस 4 आ है, 6:4, 3 2 से काट देता हूं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3:2, ठीक है। मतलब कि 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, जबकि एग्जामिनर ने क्या बोल रखा कि 15 लड़के थे। मैंने कहा सर लड़के तो 3 थे, मतलब कि 3 की वैल्यू 15 यूनिट है, 3 की यूनिट 15 वैल्यू है, तो आप 3 की वैल्यू 15 यूनिट, तो 2 की वैल्यू कितनी, 3 का भाग 15 में दूंगा तो 3 5 15 और 5 दूनी 10, ये मेरा आंसर आ जाता। मतलब कि उस परीक्षा में 10 लड़कियां शामिल हुई थी, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, इसे आप एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं इसे करने की, ठीक। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है।
एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत 89 है, लड़कियों के औसत 91। गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है? देखिए, मुझे क्या पता करना है, बीच वाली वैल्यू की। इतने लोग थे, इनका एवरेज इतना, इतने लोग थे, इनका एवरेज इतना है, इन दोनों का कंबाइंड एवरेज कितना है ये मुझे बताना। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एवरेज का N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। बेस्ट तरीका इसे करने का डेविएशन है। जब भी आपसे संख्या पूछी जाए तो आप मिक्सचर एलिगेशन मैंने भी लगाया वो लगा सकते हो। जब भी आपसे कंबाइंड रेशो पूछा जाए तो आप ये लगाओगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, बता देता हूं आपको। 29 लड़के और 21 लड़कियां थी। मैंने कहा ठीक है, 29 लड़के थे और 21 लड़कियां थी। कितनी थी? 21 लड़कियां थी, ठीक है। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 थे। लड़कों के, ये लड़के, लड़कों का औसत अंक 89 थे, लड़कियों के औसत अंक 91 था। देखिए आंसर जो आएगा 89 से बड़ा होगा, 89 से बड़ा होगा और 91 से छोटा होगा, 91 से छोटा होगा। यह भी आंसर नहीं, केवल एक आंसर पॉसिबल है, 79.84 करके आपको बता देता हूं। देखिए मैंने माना कि पूरे ग्रुप का औसत 89 था। मैंने मान लिया कि पूरे ग्रुप का औसत 89 था, इसका 89 था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर ये 89 थोड़ी है, ये 89 नहीं है, कितना है ये? मैंने कहा 89 से 2 ज्यादा है। 89 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा कितने पर? 2 लोगों पर। 21 दूनी 42, ठीक है। अब देखिए 42 जाता है, ये 42 कितने लोगों पर जाता है? मैंने कहा इन दोनों के सम पर। 30 और 20 50 लोगों पर, ठीक है। 50 से ये कटेगा तो कितना आएगा? 0.84, 0.84 आएगा। और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 89.84, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आपको आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड जानते हो तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार देख लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी आप देखोगे, अभी तो ये तो पहला सेट स्टार्ट हुआ है, अभी तो आपको और सेट भी करना है, ठीक है। तो उन सेट को भी आपको देखते रहना है। नेक्स्ट देखिए वीडियो क्या कहता, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 12 36 3:1 आ जाएगा। 3 और 4 से 36, 4 नाम 36, 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके बता देते हैं आपको। पहला तो आप रेशो से आप कर ही लोगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ फॉर्मूला से। क्या? a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी। 48, 12 चौक 48, 4 नाम 36, 9 दिनों में काम हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है दो लोगों द्वारा किए गए दिन कितने होंगे, a प्लस बी कितने दिन लेंगे, इसके फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है जिससे पता चल जाता है कि दोनों लोग एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसे समझना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी से चलता है, ठीक है। अपना घर था, गाड़ी उठाई, 40 किलोमीटर की स्पीड से निकले, याद रखना, ठीक है। 25 मिनट की देरी से कॉलेज पहुंचे, ठीक है। कॉलेज मान लीजिए 10 पे स्टार्ट होता है तो 10 बजे नहीं पहुंचा, 10 से लेट पहुंचा। देखिए देरी से 10:25 पर पहुंचा, याद, 10 से कम नहीं, देरी से मतलब 10:25 पर पहुंचा, ठीक है। अब ठीक है, अगली कहानी। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा देता है। उसने कहा नहीं, मैं 40 की स्पीड से नहीं 50 की स्पीड से कॉलेज जाऊंगा, ठीक है। फिर हो गया, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो गई, ठीक है। पहले वो 10:25 पर पहुंच रहा था, अब भी 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब कि अब वो 10 मिनट पर पहुंचा, 10 मिनट की अभी भी लेट हो रही है, मतलब कि पहले 25 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 10 मिनट लेट हो रहा है। तो ये टाइम का डिफरेंस दे दिया, ठीक है। अब आप देखिए कैसे, देखिए अब आप ये बताइए कि मैं पहले भी कॉलेज गया, 50-40 की स्पीड से जा रहा था तब भी मैं कॉलेज गया, जब मैं 50 की स्पीड से गया तब भी मैं कॉलेज गया। तो मैंने देखा कि मैं हर बार घर से कॉलेज जा रहा हूँ, मतलब कि घर से लेकर कॉलेज की डिस्टेंस कांस्टेंट है, याद रखना। क्या? घर से लेकर कॉलेज की डिस्टेंस कांस्टेंट है। फॉर्मूला होता है मेरा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो मेरा जो स्पीड होगी वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। इट्स
मतलब कि स्पीड और टाइम में इन्वर्स का रेशियो होगा, उल्टे होंगे एक दूसरे के। मैंने कहा ठीक है। स्पीड देखा मैंने, स्पीड क्या थी, मैंने कहा स्पीड थी 40 किलोमीटर पर हार। पहले 40 की स्पीड से जा रहा था, फिर वो 50 की स्पीड से जाने लगा। मैंने कहा ठीक है, किलोमीटर पर हार, ठीक है। मैंने इनका रेशो लिया, मैंने रेशो लिया तो 4:5 आया। स्पीड का रेशो कितना आया, 4:5। मैंने कहा ये तो स्पीड का रेशो है, मुझे अगर टाइम का रेशो चाहिए, टाइम का रेशो चाहिए, टाइम का रेशो। मैंने कहा स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब अगर ये 4 की स्पीड से जा रहा था तो इसे 5 टाइम लगेगा, और ये 5 की जा रहा तो इसे 4 लगेगा। मतलब 4 से 5 हुआ तो ये 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखना, देखिए मैं पहले, ये मेरा कॉलेज का टाइम है 10 बजे, मैं पहले पहुंच रहा था कितने बजे, 25 मिनट लेट। अब मैं पहुंच रहा हूं 10 मिनट लेट। तो एक बात देखिए, मैंने कितना टाइम बचाया स्पीड बढ़ाने से। मैंने कहा सर मैंने 15 मिनट बचा लिए। कितने मिनट बचा लिए, 15 मिनट। देखिए 15 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो आप बताइए क्या करूंगा। 15 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा सर 60 से भाग दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए। तो जो मिनट लिखा है ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा हार्स में। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1/4 हार्स, 1/4 हार। अब देखिए, देखिए पहले 5 टाइम लग रहा था, अब 4 टाइम लग रहा है। मतलब कि 1 यूनिट की मैंने बचत कर ली। कितने की बचत कर ली मैंने, 1 यूनिट की बचत कर ली। और जो 1 यूनिट की मैंने बचत की वो 1/4 घंटे के बराबर है। 1/4 घंटे के बराबर है, मतलब कि जो 1 यूनिट की मैंने बचत की वो 15 मिनट के बराबर है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे 5 की वैल्यू बता दो, 5 की वैल्यू कितनी है। 5 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 1/4 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा सर 5 की वैल्यू 5/4 होगी, बिल्कुल होगी 5/4। अब मुझे पता चल गया कि पहले उसे 5/4 का टाइम लग रहा था। देखिए पहले वो कितने की स्पीड से जा रहा था, 40 की स्पीड से। टाइम कितना लग रहा है, 5/4 का। 40 की स्पीड से जा रहा था, टाइम 5/4 लग रहा है। तो डिस्टेंस का मेरा फॉर्मूला कहता है कि सर स्पीड 40 की स्पीड से, टाइम कितना लग रहा था, 5/4, 5/4 स्पीड इंटू टाइम। 4 से काटा 10, 10 गुणा 5 50। मतलब उसका जो घर है कॉलेज से 50 किलोमीटर दूर है। ये मेरा आंसर हो जाता 50 किलोमीटर, ठीक है। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बिल्कुल एक स्टेप का क्वेश्चन था ये। आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरा ये अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए 36p² प्लस 49q² प्लस 6p 7q 6p माइनस 7q। देखिए पहले क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। मैंने कल लिख लेते हैं 36p² प्लस 49q² और 6p प्लस 7q ब्रैकेट बंद 6p माइनस 7q। आप सबको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, क्या होता है, a² माइनस b²। क्या होता है, a² माइनस b²। तो मैंने ये लिखा 36p² माई प्लस का 49q², क्या लगा 49q²। अब मैंने किया ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट किया, a प्लस बी a² का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या आएगा, a² माइनस b²। अब आपके मन में फिर से फीलिंग आई क्या कि सर ये फिर से बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a² माइनस b²। 36 का स्क्वायर 1296, 49 का स्क्वायर 2401, ठीक है। तो 1296 p की घात 4, 2401 q की घात 4, a² माइनस b²। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देख लीजिए, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए आराम से। जो भी डाउट आता है कमेंट में बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिए अलजेब्रा का शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए करने के तरीके दो हैं, करने के तरीके दो हैं। क्या तरीके हैं दो, देखिए एक आप ऑलरेडी जानते हो वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या, एक आप ऑलरेडी जानते हो वैल्यू पुटिंग मेथड, मतलब कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है जबकि वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, ठीक है। एक इक्वेशन मैक्सिमम, एक इक्वेशन मैक्सिमम एक वेरिएबल के बारे में बता सकती है,
लेकिन एक इक्वेशन 3 वेरिएबल ले नाइंसाफी है, तो दो वेरिएबल मेरे पास एक्स्ट्रा बचेंगे। क्या? 2 वेरिएबल मेरे पास एक्स्ट्रा बचेंगे, और उन 2 वेरिएबल को मैं कुछ भी मान सकता हूँ मेरे मन से। याद रखना, जीरो नहीं मानोगे, एक्स बाय जेड अपॉन में है, और जीरो कभी भी अपॉन में नहीं रखा होता। ठीक है, ये मैथ्स के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। कभी जीरो अपॉन में नहीं आना चाहिए, अनडिफाइन हो जाती है वैल्यू, अनंत नहीं होती, अनडिफाइन हो जाती है, मतलब डिफाइन ही नहीं कर पाओगे आपसे। ठीक है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, मैं एक वैल्यू पहले वैल्यू पुटिंग बताया था। देखिए अगर ये 1 है, मान लिया मैंने ये 1 है मैंने, तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, ये मैंने मन से माना है। 1 + 1 2, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए, 1 1 2 2 में 2 गया तो 0 0, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन मेरी, सेटिस्फाई। 2 वैल्यू मैंने मान ली, एक्स का मान 1, वाई का मान 1, तो 1 और 1 2, तो जेड का मान -2, तो जेड की जगह मैंने -2 रख दिया। ठीक है, इसमें पुट कीजिए, मैंने कहा एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन वाई जेड -2 प्लस y की वैल्यू 1, z गुणा x मतलब -2, फिर से -2 प्लस z का स्क्वायर, z की वैल्यू 4, x y मतलब 1 × 1 1। देखिए मैं आपको बताऊं, 1/2 और 1/2 माइनस का 1/2 कितना होगा? -1 कितना होगा? -1, और 4 ऑलरेडी लिखा हुआ, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा। ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। ये था मेरा वैल्यू पुटिंग मेथड। इसकी प्रॉपर मेथड क्या है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ क्या है। ठीक है, अगर आप एमपी पटवारी का भी एग्जाम जो रिसेंटली चल रहा है उससे भी दे रहे हो, आप एमपी से हो, स्टेट से, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे आप देखिए, क्या मैंने कहा सर अपॉन में क्या लिखा हुआ है? बाई जेड एक्स वाई। मैंने कहा सर अगर मैं एक्स वाई जेड एलसीएम ले लूँ, क्या ले लूँ? एक्स वाई जेड में एलसीएम ले लूँ, मैंने ले लिया। बाई जेड का भाग बाई इसमें दीजिए, तो कितना बचेगा? एक्स बचेगा, एक्स का गुणा एक्स में कीजिए तो एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब आएगा, बिल्कुल आएगा। जेड एक्स की जगह जेड एक्स का भाग दीजिए, इसमें दीजिए जेड एक्स का भाग बाई बचेगा, बाई का गुणा बाई में कीजिए वाई क्यूब। इसी प्रकार से यहाँ पर जेड क्यों आएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे एक बात पता है, क्या अगर x + y + z 0 होता है, अगर x + y + z 0 होता है, तो हमेशा x³ + y³ + z³ किसके बराबर होता है? 3x/z की फॉर्मूला था। ये बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, बिल्कुल 9th क्लास का फॉर्मूला है। ठीक है, x³ + y³ + z³ = 3x/z होता है। इसकी जगह अगर मैं 3x/z रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ? 3x/z, तो मेरे पास 3x/z कट जाएगा और 3x/z, एक मिनट यहाँ 3 नहीं है, x/z से x/z कट जाएगा और मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 3। वैल्यू पुटिंग कीजिए, शायद प्रॉपर मेथड लगाइए, आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या लगा? m x की पावर m n x की पावर n इज इक्वल टू 0। ये मैं इसे लिख देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ एक बार आपके लिए। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है m x की पावर m माइनस n x की पावर n इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है, इसकी वैल्यू मुझे बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मेथड लगाइए, आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए x की पावर n के पदों में बताना है। ठीक है, मतलब x की पावर m का मुझे मान रखना पड़ेगा जगह। देखिए ये वैल्यू उधर रखी, ये वाली इधर जाएगी, ये वाली इधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो x की पावर m का वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैंने कहा सर n/m इंटू एक्स की पावर n, ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर m की। कहाँ से आई? इस इक्वेशन से आई। ठीक है, x की पावर n इज इक्वल टू n/m इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। मैंने लिखा 1/में, नहीं पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, रुकिए पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए क्या लिखा है? a + b a - b, गौर से देखना, भी टर्म जनरल टर्म में देखना। a + b a - b, a - b इधर जाएगा, a + b इधर जाएगा, a - b इधर जाएगा, a + b इधर जाएगा, मतलब कि a + b a - b माइनस b से प्लस b कट जाएगा तो 2a बचेगा। 2a मतलब कि 2x की पावर m बचेगा। मैंने कहा ठीक है, 2x की पावर m बचा। a + b a - b, a होल का स्क्वायर, a होल स्क्वायर
माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब क्या किया जाए, अब आपकी वैल्यू x की पावर m की इसमें वैल्यू पुट की जाए। मैंने कहा 2 लिखा सबसे पहले, x की पावर n की जगह 2n अपॉन में m लिखा मैंने, x की पावर n लगाई, ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, x की पावर m का होल स्क्वायर। x की पावर n का मतलब होता है, x की पावर m का मतलब है n स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर। क्या लिखा है देखिए मैं बता देता हूँ, n स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर और x की पावर n का होल स्क्वायर। कहाँ से आया ये, x की पावर m की मैंने वैल्यू पुट की, माइनस x की पावर n का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, एज इट इज आ गया। अब देखिए आप एक x की पावर n का होल स्क्वायर, देखिए n स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, ये अपॉन में m स्क्वायर इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और एक m स्क्वायर अपॉन में बचेगा, मतलब कि 2n अपॉन में m लिखा, x की पावर n लिखा, x की पावर n लिखा, n स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये क्या है, x की पावर n 2 बार, x की पावर n 2 बार। मेरा मन किया कि मैं x की पावर n को एक बार बाहर ले लेता हूँ, एक बार बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, एक बार मैंने इसे क्या किया, बाहर ले लिया, ठीक, n स्क्वायर n, एक सेकेंड, हाँ सर 2 बार ही बाहर ले लेता हूँ। क्या करते हैं, 2 बार ही बाहर लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं इसे, 2 बार ही बाहर ले लेते हैं, ठीक है। x की पावर होल स्क्वायर, x की पावर n होल स्क्वायर बाहर आ गए, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा, मैंने कहा सर अपॉन में बचेगा m स्क्वायर, m से m काटा, कट गया, ये m कहाँ जाएगा, ऊपर जाके बैठेगा, कहाँ जाके ऊपर जाके बैठेगा। ये x की पावर n की पावर 2 है और ये 1 है, तो x की पावर n से 2 कट जाएगा, तो x की पावर n अकेला बचेगा, मतलब ऊपर देखना, ऊपर क्या बचा, ऊपर 2 बचा, ये m नीचे वाला ऊपर जाएगा तो m ऊपर आएगा, ऑलरेडी n ऊपर है तो m n बचेगा, अपॉन में x की पावर n है, x की पावर n बचेगा, और नीचे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। ये आपको स्टेप ज़्यादा समझाने के चक्कर में 4 स्टेप लिखी हो गई, इधर बस 2 स्टेप में इसका आंसर था, ये लिखा मैंने। और कौन सा आंसर है देख लीजिए, 2mn ऊपर होना चाहिए, और ये मेरा आंसर हो जाता है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, सी मेरा आंसर हो जाता है। कंफर्म कीजिए आपको समझ आया क्या ये क्वेश्चन, देख लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार आप देख सकते हो। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक त्रिभुज ABC में यदि 3 भुजाएं A 5 7 3 है तो कोण B बताइए। कुछ नहीं करना, सिंपली पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मैंने कहा सर ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, मैंने कहा त्रिभुज का नाम है ABC, त्रिभुज का नाम है ABC। A के सामने A होगा, यहाँ A का मान 5, B के सामने यहाँ B होगा, B का मान 7, C का मान 3, यहाँ गया, ठीक है। मुझे क्या पता करना है, मुझे कोण B पता करना है, कोण B कितना है। ये गलत लिखा हुआ है, ये 120 नहीं, ये 120, ये 60, ये 90 और 150 डिग्री लिखा हुआ, ये एक जीरो एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरा समझ में आ गया। मैंने कहा सर 3 वैल्यू एक एंगल, 3 वैल्यू एक एंगल, कौन सा रूल लगाया जाए। मैंने कहा सर अगर 2 साइड गिवन हो और 2 एंगल गिवन हो तो उनमें रिलेशन लगा जाता साइन रूल, लेकिन यहाँ मुझे तीन तो साइड दे रखी और एक एंगल पूछा, मतलब कि मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूँ, किसी भी एक एंगल को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कोसाइन रूल लगाया, cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 बटा में 2 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये मुझे पता करना है, ठीक है। मैंने देखा, मैंने कहा 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, हाँ 34 में से 49 गया, माइनस का 15 बचा, कितना बचेगा, माइनस का 15 बटे में 5 3 15 दूनी 30 बचा, मतलब कि ए माइनस का 1/15 दूनी 30 माइनस का 1/2। देखिए अगर cos थीटा माइनस का 1/2 है, अगर cos थीटा माइनस का 1/2 है तो थीटा 120 डिग्री होगा। डायरेक्ट वैल्यू याद है मुझे, cos थीटा अगर माइनस 1/2 हो तो थीटा 120 डिग्री होता। आप चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो, ठीक है, जो प्रॉपर मेथड होती है आप उसे निकाल भी सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन रूल है, बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं इसके, लेकिन आ गया, सीख लीजिए अच्छे से।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 11 मीटर त्रिज्या है और 21 मीटर उसकी हाइट है। इसे बनाने में कितनी सामग्री उपयोग होगी? ठीक है, सामग्री उपयोग करना है, चाहे उसमें जल भरना है, चाहे उसमें दूध भरना है, चाहे उसे बनाना है, हमेशा वो बनता किससे? मैंने कहा सर वॉल्यूम से बनता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब कि बेलन है, बेलन मतलब बेलन मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, नाम याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसे, स्फीयर नहीं, हाँ बेलन है, जो भी है बेलन है। ठीक है, अब बेलन का क्या बताना, मुझे आयतन बताना है। ठीक है, आयतन बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये स्तंभ है, मैं बना देता हूं। सिलेंडर, नाम याद आ, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने एक चीज देखा सर, पाई वॉल्यूम में एक ट्रिक लग जाती है कि अब पाई लगा होता है, वॉल्यूम में पाई लगा होता है। ठीक है, पाई लगा होता है, पाई में 11 चिपका होता है। मैंने कहा 11 का मल्टीपल कौन कौन सा है? मैंने कहा सर 9 और 7 16, 9 और 6 15, ये नहीं है। 7 और 8 15, 8 और 6 14, ये भी नहीं है। मैंने कहा 8 और 7 15, 9 और 9 18, 15 और 18, ये भी नहीं है। 8 और 7 15, 9 और 6 15, ये 11 का मल्टीपल है। तो आंसर डी मेरा करेक्ट हो जाता। चाहो तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसे सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर विमाव वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन ढाले जाते हैं। इस प्रकार बने घनों का आयतन बताइए। देखिए, जब भी किसी को पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई जाए, क्या जब भी किसी चीज को पिघलाकर कभी भी कोई दूसरी आकृति बनाई जाए, तो एक बात याद रखना, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतना पदार्थ पहले था, उसी पदार्थ को लिया और कुछ और बना दिया। पहले घनाभ था, क्यूबॉइड था, अब क्यूब बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन हमेशा कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? मैंने कहा सर L इंटू बी इंटू एच, 36 इंटू 18 इंटू 12, ये फॉर्मूला होता है किसका? इंटू 12, वो क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, ए क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, इस साइड वाले माना मैंने कि एन बन जाते हैं, एन क्यूबॉइड बन जाता है। मैंने कहा ठीक है, 6 से 36, 6 से 6 और 6 से 18, 3 बार में 12 3 36, मतलब कि मैं इस प्रकार के घनों से 36 घन आसानी से बना सकता हूं। अगर मुझे ऐसा कीबोर्ड दे दिया जाए, कीबोर्ड घनाभ दे दिया जाए, मैं उसे पिघला कर ऐसे ऐसे घन बना सकता हूं। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे डीआई वाले क्वेश्चन, आप डीआई करवाना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, डीआई के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।